वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और अब हम आज के लेक्चर के लास्ट पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं बेटा वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से हमने समझने हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन अब आपकी आने वाले वक्त के अंदर तमाम जगह पे होगी। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये वो रहनुमा असूल हैं जिनकी बेस के ऊपर आपने अकाउंटिंग करनी है। कुछ प्रिंसिपल्स तो हमें पहले ही पता चल चुके हैं, मैंने आपको थोड़े से एक्सप्लेन भी कर दी हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है जी। और इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा जो है चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। कुछ पोर्शन मैं आपको घर से करने के लिए दे दूंगा, वो आपका होमवर्क होगा, और चैप्टर नंबर 1 आज हमारा कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये 8 चीजें जो हैं हमारे सामने नजर आ रही हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और कन्वेंशन जो हैं वो हमारे पास सामने 4 हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? सबसे पहले जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मालिक और जो बिजनेस हैं दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज। ठीक है जी। और जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है, हमने इस पर्सपेक्टिव से करनी है कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, और जो बिजनेस की अकाउंटिंग हम करेंगे दैट विल बी डेल्ट डिफरेंटली, सेपरेट हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। उसके अंदर हमने पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना। बिजनेस को हमने टोटली कंसिडर करना है कि ये सेपरेट है। फॉर एग्जाम्पल, when a person invests 2 lakh rupees into business, it will be deemed that the owner has given the money to the business, ठीक है जी, which will be shown as a internal liability of the business। ठीक है जी, इंटरनल लाइबिलिटी बन जाती है। अगर मालिक जो है वो बिजनेस को पैसा देता है तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है, और ये ऑनर इक्विटी भी इसको कहा जाता है। इन case the owner withdraws 30,000 from the business, it will change the position and the net amount payable by the business to the owner will be shown only as 1,70,000। अगर मालिक बिजनेस में से पैसे निकालता है 30,000 रुपया, तो उसकी इंटरनल जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल लाइबिलिटी जो बिजनेस की है और उसकी ऑनर इक्विटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। The concept of separate entity is applicable to all forms of business. For example, in case of sole proprietor or partnership, the sole proprietor or partner are not considered as separate entities in the eyes of law। लॉ के अंदर तो सेपरेट एंटिटीज नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से ये सेपरेट है। इसको सेपरेटली ही हमने डील करना है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है जी? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आपने जो बिजनेस चलाया है, हम जब अकाउंटिंग करेंगे तब हम ये कंसिडर करेंगे
कि बिजनेस जो है वो खत्म नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि बिजनेस आपका खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा। तो जो भी हमने अकाउंटिंग करनी है वो इस पर्सपेक्टिव में करनी है कि बिजनेस जो है वो चलता जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये पर्सपेक्टिव लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। बेटा तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि फ्यूचर के ऊपर बेस करती हैं, जैसे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शंस हैं। तो हमने सब ट्रांजैक्शंस को इसी तरीके से करना है कि हम लोगों की कंसर्न जो है वो चलती जा रही है और आने वाले वक्त में भी ऑपरेट करते रहेगी, अगले साल भी ऑपरेट करेगी। तो हमने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको एज इट इज रिकॉर्ड करते जाना है और उसका इम्पैक्ट हम नहीं सोचेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर बिजनेस क्लोज होगा। वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट दिस बिजनेस विल रन फॉर एवर। ठीक है जी, गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट ये हमें कहलाता है। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि हमने सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करना है जिनकी वैल्यू हम पैसों में जो है वो अखज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सपोज हमने किसी ऐसी चीज की जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिसको हम लोग पैसों में नहीं तोल सकते। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेस ओन्स 1500 kg of stock, one car, 1500 square feet of building space, the amount cannot be added to produce a meaningful total of which the business owns। ठीक है जी, however if these items are expressed in monetary terms such as stock of 24,000, car of 3 lakh and building of 5 lakh, all such items can be added in better way and precise estimate। यानी कि अगर आपके पैसों में आप उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं तब ही आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसों में नहीं आप एस्टिमेशन कर सकते तो आप फिर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और फिर आ जाता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि सामान या एसेट जिस कॉस्ट पे हम खरीदेंगे हम उसी पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट जितनी हमारी इनकर हुई है, जिस कॉस्ट पे हमने सामान, प्रॉपर्टी या बिजनेस खरीदा या उसकी चीजें खरीदी, एसेट खरीदे, हमने उसी कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक बिल्डिंग खरीदी हमने बिजनेस के लिए, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग जो है वो हमने खरीदी थी 2010 के अंदर। अब 2020 आ गया है, 2021 आ गया है, तो बिजनेस हमारा स्टिल चल रहा है और जो 10 लाख की बिल्डिंग हमने खरीदी थी अब उसकी वैल्यू है 25 लाख रुपए। क्या कह रहा हूँ मैं कि जो आपने बिल्डिंग खरीदी थी आज से 10 लाख रुपए 10 साल पहले 10 लाख रुपए की, उसकी मौजूदा वैल्यू जो है वो 25 लाख रुपए है और आज वो बिल्डिंग जो है वो 25 लाख रुपए की प्राइस के ऊपर खड़ी है। तो क्या हम उसको 25 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि हम उसको 25 लाख रुपए के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने इसको 10 लाख रुपए पे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अब हम इसकी प्राइस वगैरह चेंज नहीं करेंगे। बेटा चले आप, बाबा पढ़ा रहे जी बेटा। हाँ हाँ बेटा मेरी क्लास है, हाँ जी मेरी क्लास है, हाँ जी कंप्यूटर पे क्लास है बेटा। ये कैप ले इधर मैना के पास ले। वाओ, जल्दी जल्दी भागो 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 भागो, वो मामा बुला रही, जल्दी जाए। शाबाश शाबाश, नीचे से जाए, इधर से चलिए। शाबाश शाबाश जी। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने उसको 10 लाख के ऊपर ही जो है वो रिकॉर्ड करना है, उसको 25 लाख के ऊपर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, दूसरी ये है कि हम 25 लाख की आज उसकी मार्केट वैल्यू है, तो कोई हमें वो 25 लाख की दे रहा, 25 लाख रुपया दे रहा होगा,
कोई हमें उसके 20 लाख रुपया दे रहा होगा, तो वो हमने बेची तो है नहीं, तो हम उसको कैसे हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 25 लाख के ऊपर? तो हमने उसको उसी के ऊपर रिकॉर्ड करना है जो कि हमें वैल्यू जिस पे हमने खरीदी थी। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द एसेट्स या चीजें जितने भी आपने प्राइस पे खरीदी हैं, आपने उसी के ऊपर इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, उसी के ऊपर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे एग्जांपल दी है, इफ अ बिजनेस बायज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 5 lakh, the assets would be recorded in the books at rupees 5 lakh, even if the market value at the time may be 5 lakh 50,000. In case a year later the market value of this asset comes down to 4 lakh 50,000, it will ordinarily come to the continue to show at 5 lakh and not at 4 lakh 50,000. ठीक है जी, 4,50,000 की हो जाए या 6 लाख की हो जाए या 25 लाख की भी हो जाए, हमने जिस तरह पे खरीदी थी हम उसको उसके ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको आपने बेहतरीन तरीके से समझना है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि हमने ट्रांजैक्शंस के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, तो अभी ट्रांजैक्शंस के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना हम सीखेंगे आगे, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ऐसे है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है जी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एसेट्स। ऐसे असासे जिससे पैसे कमाए जाते हैं वो एक बिजनेस के असासे कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। द क्लेम्स ऑफ वेरियस पार्टीज अगेंस्ट दीस एसेट्स आर कॉल्ड इक्विटीज। दीज आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटीज, एक लायबिलिटीज है और एक ऑनर इक्विटी है। अच्छा जी, अब हम कहेंगे कि जी मालिक के पैसों से भी आपने एसेट ही बनाए हैं और उधार लेके भी आपने एसेट बनाए हैं, तो याद रखिएगा कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। सपोज एक मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से, सॉरी 1 लाख रुपए में से उसने ऑनर इक्विटी है वो उसका 1 लाख रुपए। अब 1 लाख जब बिजनेस में आया तो इसने स्टॉक खरीद लिया 25,000 रुपए का, इसने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, और इसके पास कैश अवेलेबल है बकाया रकम। हमने 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदा, 25,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा या कुछ भी आपने खरीदा, तो टोटल पता चला कि आपने 40,000 रुपए का आपने एसेट्स खरीद ली हैं और 60,000 रुपये आपके पास कैश मौजूद है। तो लाइबिलिटी साइड में हम शो करवा देंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपए का, सॉरी ऑनर इक्विटी है 1 लाख रुपए की, और एसेट्स की साइड पे हम शो करवा देंगे कि 1 लाख हमारे पास डिफरेंट सूरतों में मौजूद है, जिसमें 60,000 कैश है, 10,000 रुपए का हमारा स्टॉक है, 25,000 का फर्नीचर है और बकाया हमारे पास और मुख्तलिफ एसेट्स जो है वो मौजूद है। डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट क्लास जो आएगी, जो आपकी नेक्स्ट वीक में होगी, उसमें हम बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमने डुअल एस्पेक्ट जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करनी है और उसको नेक्स्ट क्लास में ही हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट। कि आपका अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया। अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी बुक्स को मेंटेन करना है। ठीक है जी, और अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 साल का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है और 1 मंथ का भी हो सकता है। तो जितने पीरियड के लिए आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स बनाएंगे, दैट इज नोन एज योर अकाउंटिंग पीरियड। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है
मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने अपने रेवेन्यूज को अपने एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। कैसे मैच करना है? ये सिंपल लॉजिक है कि जो खर्चे आपको एक स्पेसिफिक रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चने पड़े हैं, वो खर्चे आपने उस रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करने हैं। अब ये मैच कैसे होंगे? सपोज मैं ये कहता हूं कि आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। ये आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है। इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने रेवेन्यू जो है वो कमाया है 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया है, और इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने जो 25 लाख रुपए के लिए खर्चा किया है वो आपने 14 लाख रुपया किया है। तो ये आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? रेवेन्यू के अगेंस्ट उसके एक्सपेंसेस को मैच करें एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। होता ये है कि बाज़ औक़ात आपको कुछ पैसे जो है वो एडवांस में भी देने पड़ जाते हैं, अगले साल के आप एक्सपेंसेस पहले दे देते हैं, या आप रेवेन्यू जो है वो नेक्स्ट ईयर में आपको मिलता है लेकिन होता है इस अरसे के लिए। तो उसको किस तरीके से डील करना है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमने, अगर सपोज आपने असल में कमाया ही 25 लाख रुपए का रेवेन्यू है, और उस 25 लाख रुपए के रेवेन्यू के लिए आपने 14 लाख रुपया एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, तो यही आपको मैच करना है कि 25 लाख का रेवेन्यू कमाने के लिए 14 लाख की एक्सपेंस आपने किए हैं। इन दोनों को आपस में मैच करना है, फिर आप इसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। उसको दूसरे अल्फाज में हम कैसे कहेंगे कि रेवेन्यू अगर आपने क्रेडिट पे भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है या कैश पे भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जैसे ही आपने अगर क्रेडिट पे भी आपने रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड किया है, तो आप सॉरी उसको आपने क्रेडिट पे भी सामान आपने बेचा है, तो उसको फौरी तौर पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड उसको कर लेंगे। तो उसको फौरी तौर पे हम रियलाइज करेंगे कि ये जो है रेवेन्यू हमने कमा लिया हुआ है। हम उसको ये कंसिडर करेंगे कि रेवेन्यू हमने ये कमा लिया है, उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंसेस को जो है वो ट्रीट करेंगे। ये था जी आज का आपका तकरीबन कॉन्सेप्ट सारे। और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है ये हमारे पास 4 डिफरेंट कन्वेंशन हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कन्वेंशन जो है वो आप खुद रीड करें, और ये आपको मैं टाइम देता हूँ। 11:26 हुए हैं, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसको रीड आउट कर लें। 75 पे रीडेबल है? नहीं, ये मेरे ख्याल से ये वाला जो है क्वेश्चन यहाँ तक रीडेबल है। तो आप इस तरह कीजिए कि ये आप इसको रीड आउट करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं बेटा, तो यूट्यूब पे आपने सर्च करना है। यूट्यूब पे जाएंगे आप, यूट्यूब पे आपने मेरा नाम सर्च करना है सबसे पहले। तो हैदर अली खान अकाउंटिंग लिख देंगे, तो साथ ही आपको लेक्चर्स मेरे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अकाउंटिंग के लेक्चर्स। आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे हैदर अली पे, तो आपको ये मेरे जो है ना चैनल के ऊपर आप मेरे पहुंच जाओगे। ठीक है, आप जैसे ही चैनल पे पहुंचेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस पे बेतहाशा वीडियोस और बेतहाशा लेक्चर्स पड़े हुए हैं। जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तमाम के तमाम जो है इसके ऊपर मौजूद है। और ऑब्वियसली मैं आपकी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो प्लस ये कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे, यूसीपी में मैं पढ़ा रहा हूँ, यूएमटी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो उनके भी तमाम लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, तो इन लेक्चर्स के अंदर आपने गुम नहीं होना। आपने क्या करना है, सिंपली अपना प्ले लिस्ट के ऊपर जाना है। प्ले लिस्ट में आपका, मैं आज इंशाल्लाह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 एनसीबीए एंड ई सेशन 2021 एक नया एक प्लेलिस्ट खोल दूंगा। उसके ऊपर आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। क्या कह रहा हूँ? उसके ऊपर आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद होंगे, और वो आप क्या करेंगे, वो आप उसको साथ साथ
देखते जाएंगे और आप चलते जाएंगे साथ में, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि आपके लेक्चर्स यहाँ पे हम पढ़े होंगे, वो प्ले लिस्ट आप खोलिएगा, उस प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो बेटा। और उसके अलावा यहाँ पे भी आपके मैं आज अपलोडिंग कर दूंगा आपके लेक्चर्स की, आप यहाँ से भी अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो जो आप आप रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से देख सकेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो सेफ होगी, ठीक है जी। आपकी पास अगर कोई प्रॉब्लम हो इसके अलावा तो आपके सर हाजिर हैं आपके लिए। आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना जो है प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देना कि सर ये समझ नहीं आई है, ज़रा समझा दें। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो, ऑडियो या वीडियो जो है वो बना के भेज सकता हूँ, या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं और फिर हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल मीटिंग जो है जब तक हमें अलाउ नहीं होता, ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या निकॉक जो है वो हमें अलाउ नहीं करता, तब तक तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर हो जाती है अलाउ तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होती तो हमें पता है कि हमें काम किस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। और अब आप क्या करें, आप ज़रा इसको अकाउंटिंग कन्वेंशन ज़रा एक दफ़ा रीड आउट कर लें। यू हैव 10 मिनट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को रीड आउट कर लें। चैनल का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की जो है ना अपडेट आपको मिलती जाए, ठीक है जी।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल है आपने रीड आउट कर लिया होगा, लेकिन इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। अब हम डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, ये भी हमने मद्देनज़र रखनी है जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे। तो इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को आपने अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है कि जब भी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ये कन्वेंशंस यूज़ करनी है, तो ये किसी भी सवाल में आपको यूज़ होती हुई नज़र आएंगी, बल्कि हर सवाल में आपको यूज़ होती हुई नज़र आएंगी, किसी एक सवाल की बात नहीं है। तो अब सबसे पहले जो अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे सामने आ रही है वो कंजर्वेटिज्म है। अच्छा जी, कंजर्वेटिज्म में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये सोचना है कि हमने ये कंसिडर करना है कि हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन अगर हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो हमने सिंपली क्या करना है, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं ना, हमारे पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, उसको हमने फौरी तौर पर रिकॉर्ड जरूर करना है। इसी की वजह से हम अगर अगर एग्जांपल देखें, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री की कैलकुलेशन है, इन्वेंट्री को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देते हैं। और अगर हमारा कोई बैड डेट होता है तो बैड डेट को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर स्टॉक की प्राइसेस में चेंजेस आती हैं, यानी कि अगर स्टॉक की प्राइस में कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको उसको उस कमी को या लॉस को हम जो है उसको फिर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट इज फुल डिस्क्लोजर। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे किसी क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को या हमारे स्टेक होल्डर को चाहिए हो, उसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। और वो जो है हमें फुली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मेथड को हम कंसिस्टेंटली जो है वो यूज करते रहेंगे until and unless उसको हमें चेंज जब करना पड़े तो वी हैव प्रॉपर रीजन कि हम लोग इसको चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, और इसको चेंज करने के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा उसको भी हमें बताना है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब ये है कि जी जो भी हमने काम शाम किया है, कोई भी आइटम हमने रिकॉर्ड की है इसमें, उसकी मटेरियल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। रीजनेबली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम उसको जानबूझ को चेंज ना करें, ठीक है जी। हाउएवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। This is the value of the information should exceed the cost of preparation. In short, the convention of materiality allows accountants to ignore other accounting principles with respect to the item that are not material. मटेरियल का मतलब ये है कि जिनसे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो चीज़ें हम लोग खास तौर पे रिकॉर्ड करें और वो नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी convention is found in the matter in which most companies account for low-cost plant assets such as pencil sharpeners or waste baskets, although the matching concept calls for depreciating plant assets over their useful life. ठीक है जी, those low-cost items usually are charged immediately to an expense account. The result distortion in the financial statement is too small to be any important. हमने एक शॉर्पनर्स खरीद लिया, ये छोटी छोटी स्टेशनरी के आइटम्स खरीद लिए, हालांकि ये हमारे एसेट्स में शुमार होते हैं, इनका फायदा हमें एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, लेकिन हम इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। इससे कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मटेरियल फर्क यानी कि ज्यादा फर्क पड़ेगा तब हमें इसको उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर इतना इम्पैक्ट नहीं आता तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, दिस वाज ऑल योर लेक्चर फॉर टुडे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी नाउ, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपकी रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आपका? जी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा बेटा, और आपकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।